चिड़ियों की प्यारी सी संगीत के साथ रामगढ़ में सुबह होती है, जहाँ पर रामगढ़ के मालिक के खेत में कई सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं। पर उनमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति एक, जिनका नाम गोपाल है। अरे ओ गोपाल काका, आखिर और अब कितने दिन तक तुम यूं ही काम करोगी? आपकी तो उम्र भी हो चुकी है। क्या आपके बेटे आपको मदद नहीं करते हैं? बताओ तो जरा, आप उन्हें काम पे क्यों नहीं भेजते हो? आपकी तो तबीयत भी खराब रहती है, फिर भी आप काम पे आते हो। अरे नहीं नहीं हरिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। एक बेटा तो दिन भर अपनी माँ की मदद करता है और शाम में फिर अपने को दूध भी बेचने के लिए जाता है, और दूसरा बेटा वो भी कुछ ना कुछ काम करते रहता है। तो फिर काका, आप इस उम्र में यहाँ पर क्यों इस प्रकार मजदूरी करने आते हो? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है तो आपको भी अब घर में आराम करना चाहिए? बताइए जरा। मैं तो आपकी जगह पर रहता, या फिर मेरे एक भी बेटे रहते तो उसे ही काम पर भेजता। मैं समझ रहा हूँ हरिया, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं भी अब जल्दी ही काम छोड़ दूंगा। मुझे पता है मेरी उम्र हो रही है, पर मैं सोच रहा हूँ जो ही कुछ दिन काम करके पैसे कमा लूँ, क्यों किसी पर आश्रित होना। पर काका, वे आपके बेटे हैं। अब अगर आप उन पे आश्रित नहीं होगे तो कब होगे? खैर चलिए, साहूकार से पैसे लेने का वक्त हो चुका। हाँ बेटा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं इस बात पे ध्यान दूंगा। चलो अब। जिसके बाद वे दोनों अपना मेहनताना लेने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार जी, अब हमारी मेहनताना दे दीजिए। काफी समय से काम कर रहे हैं। हाँ साहूकार जी, अब हमारा मेहनताना दे दीजिए। काफी देर हो चुकी है और अब घर भी जाना है, देरी भी हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों का मेहनताना देना है, पर तुम्हारा तो फिर भी ठीक है हरिया। अब तो गोपाल काका से काम भी नहीं होता उतना। काका, अब आप काम छोड़ दो। आपके तो दो दो बेटे हैं, और कितने दिन तक उन्हें घर में बिठा के रखोगे? अब आपको आराम करना चाहिए। आखिर आपसे अब काम भी तो नहीं होता। अब आप इतने पैसे भी लेते हो। अब आप जरा सोचो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मैं निकालना नहीं चाहता, क्योंकि आप मेरे पास बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हो। हाँ साहूकार जी, अभी अभी मैं भी गोपाल काका को बस यही समझा रहा था कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। अब उन्हें घर में आराम करना चाहिए, ना कि यूं इस तरह खेतों पर आकर काम। अब तो इनसे काम भी नहीं होता। इनके तो दो दो बेटे हैं। मैं समझ रहा हूँ साहूकार जी, आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं सोच रहा था बस कुछ दिन और काम कर लूँ। मैं समझ रहा हूँ काका कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पर आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। मेरे तो पैसे यूं ही जा रहे हैं ना। मैं समझ रहा हूँ साहूकार जी। ठीक है, मैं घर जाके अपने दोनों बेटों से बात करूँगा। और क्या बोलूं, अभी पैसे दे दो। जिसके बाद साहूकार उन्हें उनके पैसे दे देता है और फिर वो उनके पैसे लेकर घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये है गोपाल की पत्नी आरती और उसके दो जुड़वा बेटे रामू
और सामू, ये है उसका छोटा सा परिवार जिसमें वे बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। अब देखिए रामू और सामू की कहानी। दोनों कहने को तो जुड़वा भाई थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। अरे माँ, मैंने झाड़ू लगा दिया है अच्छे तरीके से, और कपड़े भी धो दिए हैं और बर्तन भी मांज दिया है। अगर आप कहें तो मैं खाना भी बना दूं या फिर मैं दूध बेचने के लिए जाऊं। आपको क्या लगता है मैं क्या करूं? वैसे भी आज दूध वाले रामू काका मुझे कुछ पैसे देंगे। ए छुटंकी, तुझे जो करना है सो कर। माँ, मैं अब जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। सुबह से मैं भी काम कर कर के थक चुका हूँ। काम कर कर के थक चुका हूँ? ये क्या कह रहे हो सामू? सुबह से तो सिर्फ और सिर्फ रामू काम कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि इस बार तुम्हें दूध बेचने के लिए जाना चाहिए? तुम तो दिन भर कुछ भी नहीं करते। कहने को तो बड़े हो, लेकिन छोटे से भी तुम्हारा हालत बहुत बुरा है। बताओ तो भला। मैं वो सब नहीं जानता हूँ। मेरे दोस्त कब से बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं गया तो बहुत ही बेइज्जती होगी। उन्हें लगेगा कि मैं हमेशा अपने माँ के पल्लू से बंधा रहता हूँ। अरे माँ, अब छोड़ो भी, जाने दीजिए सामू भैया को। वह कब से इस बात का इंतजार कर रहे थे। वो सब तो ठीक है, पर रामू बेटा, तुम तो सुबह से काम करे जा रहे हो। क्या तुम्हें आराम नहीं करना? बताओ तो जरा। माँ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। मैं अभी जाऊंगा, इसका मतलब मैं अपने दोस्तों से अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ। आपकी गुस्सा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सामू गुस्से से वहां से चला जाता है और उधर से उसके पिता रामू आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान? ये सामू बेटा इतने गुस्से में बाहर क्यों गया? बताओ, मैं अभी अंदर आ रहा था तो वह गुस्से में बाहर जा रहा था। ओह जी, मैंने तो बस उसे इतना कहा कि रामू का कुछ काम करने में हाथ बटा दे। तुमने ही उसे माथे पे चढ़ा रखा है। तुम तो जानती ही हो वो आजकल कितने गुस्से वाला हो गया है। उसके दोस्तों ने तो जैसे उसे बिगाड़ ही दिया है। अब भगवान ही जाने कि उसका क्या होगा। ओह जी, अब वो सुधर जाएगा। खैर रामू, अब तुम दूध बेचने के लिए चले जाओ। तुम्हारे पापा तो आ गए ना, तुम जा सकते हो। हाँ हाँ बेटा, अगर अब तुम दूध बेचना जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद रामू भी बाहर चला जाता है। इधर रामू दूध बेचने के लिए जाता है तो वहीं सामू अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। और इधर सामू को गलत लत लग चुकी थी। वह अपने एक छुटंकी से दोस्त के घर में हमेशा पड़ा रहता। छुरी, बंदूक, ये सब गैर कानूनी चीज, लोगों से बदसलूकी करना, ये सब उसके लिए अब आम बात हो चुकी थी। सामू भैया, आज फिर से बंदूक ले आए? हाँ हाँ, आज तो बंदूक लाना ही पड़ा। काफी दिनों से बंदूक चलाने की प्रैक्टिस जो नहीं हुई है, तुम समझे या नहीं? खैर छोड़ो अब इन सब बातों को। तुम चिंता मत करो सामू भाई, अपन लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तू समझा कि नहीं समझा? इस चक्कू को देख रहा है, सबको डरा के रखेंगे। ये चक्कू तो अब छोटा मोटा हथियार हो चुका है। अब लोगों को डराने के लिए कट्टा चाहिए होता है, कट्टा, जो कि मेरे पास है। समझा कि नहीं रे? इसीलिए तो सामू भैया हम आपके कब से इंतजार में हैं कि कभी ना कभी आप हमें भी एक कट्टा दिला ही दोगे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, दोस्ती ऑन टॉप, यानी मैं तुम्हें कट्टा जरूर दिलाऊंगा। संध्या से रात हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाइयों का घर आने का समय होता है। इधर उसके पिता की तबीयत लगातार बिगड़ रही होती है।
हो जी, आप चिंता मत करो। मैंने आपके कहे अनुसार आपके दोनों बेटों को बुलवा दिया है। आप तब से बस हूँ किए जा रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी। इस प्रकार आरती गोपाल को दिलासा दे रही होती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। गोपाल की तबीयत अब और भी खराब हो रही होती है। गोपाल ने जल्दी से जल्दी अपने दोनों बेटों को बुलाने के लिए कहा था, जिस पर आरती उससे बोलती है और गोपाल हाँ हाँ करता है। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। अरे पिताजी, आपने हमें इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलवाया? कोई काम है तो बता देते, मैं कर देता। वैसे माँ ने हमें यहाँ पर कॉल कर कर बुलाया है। क्या हुआ पिताजी? वो बहुत हड़बड़ाहट में थी। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब लगने लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को बुला दूं। वे तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका अंतिम समय है। पिताजी, आप इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं या फिर कैसे सोच सकते हैं? आपने तो अभी तक हमारा बंटवारा भी नहीं किया है। आप बस करिए भैया। पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और आप जमीन की बंटवारे की बात कर रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए। आज पहली बार मुझे बुरा लग रहा है कि आप मेरे भाई हो। अरे कोई बात नहीं, वो सही बोल रहा है। मैं तुम दोनों के यहाँ पे बंटवारा ही करने के लिए बुलाया हूँ। मैं तुम लोगों को इसीलिए बुलाया हूँ ताकि अब तुम लोग अपना अपना काम भी ढूंढ लो। मेरे भरोसे ना रहो, क्योंकि मेरी तो एक टांग पहले से ही कब्र में अटकी हुई है। ना जाने ईश्वर कब मुझे बुला ले। इसीलिए छोटे को 20 मुद्रा और बड़े को भी 20 मुद्रा दी जाती है, समझे कि नहीं? और ये घर तुम्हारे माँ के जिंदा रहने तक उनके पास रहेगी। मेरी जीवन की कमाई बस इतनी है। पिताजी, यह कैसे हो सकता है कि हम दोनों को समान मुद्राएं मिली? वैसे भी मैं इससे तो बड़ा ही व्यापार चाहता हूँ, आप समझे कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों बराबर हो और तुम दोनों को बराबर ही धन मिलेगा, समझे या नहीं? सभी के लिए मैं बराबर हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी भी सही कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम बंटवारा करें और दोनों को असामान्य धन दें। अरे माँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर अगर भैया को 2 या 5 मुद्रा लेने के बाद खुशी है और वो एक बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो उन्हें दे देना चाहिए। भैया को मैं अपने पास से पूरे 5 मुद्राएं दे दूंगा ताकि वो बड़ा से बड़ा बिजनेस खोल सके, समझी कि नहीं माँ? अगर तुम ही ऐसा चाहते हो तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तुम्हारी जैसी अच्छा। इसमें इच्छा वाली कैसी बात? इस धन पे तो वैसे भी मेरा हक बनता है। अब हम जा रहे हैं, हम अपना अपना पैसे ले लेंगे, ठीक है ना? जिसके बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और फिर उनके माता पिता आपस में बोलते हैं। देखा भाग्यवान, दोनों बच्चों के संस्कार में कितने अंतर हैं। मैं तुम्हें हमेशा से बोलता था कि तुम दोनों पे बराबर ध्यान दो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो बस भोलेनाथ की दया है कि एक बेटा तो कम से कम अच्छा निकला। काश कि हमारे दोनों बेटे एक जैसे होते, छोटे के जैसे बड़े के भी गुण होते। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर ये तो बस भोलेनाथ की दया है। खैर,
हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। भोलेनाथ की इच्छा यही होगी, बस उनकी दया से दोनों बेटे सफल हो जाएं। आप उन पे विश्वास रखिए, उनकी दया बस हो ही जाएगी, समझे। अब आप चिंता मत करिए, अब आप सो जाइए, बहुत देर हो गई। अब उम्मीद की एक नई सुबह होती है। सबसे पहले रामू सुबह सुबह तैयार होकर हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? बड़े भैया ने तो 5 सिक्के लिए हैं। खैर, लेकिन मेरे पास पहले से 2 सिक्के दूध के पैसों से जमा हैं। मैं अभी जाकर के पूरे बजट में एक ठेला बनवा लूँगा और माँ से अच्छी सी बिरयानी सीख लूँगा। जिसके बाद रामू सीधे वहां से गांव के बढ़ई की दुकान पर जाता है। ये है गांव के बढ़ई की दुकान, जिसका मालिक हरिया है। उसके पास लकड़ी के चक्के, लकड़ी के काठ यूं ही पड़े रहते हैं। और जब रामू को वह आता हुआ देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और रामू से बोलता है, अरे भाई रामू, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं तो तुम्हें कब से याद करता हूँ, पर तुम ही नहीं आते। क्या तुम्हें अपने इस बूढ़े काका की याद नहीं आती? आती है ना काका, आपकी बहुत याद आती है, पर क्या करूँ, माँ की तबीयत इधर से ठीक नहीं रहती। और तो और दूध वाले भैया के भी काम बढ़ चुके हैं। अभी पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है। अरे, भाभी जी की भी तबीयत अब खराब रहने लगी है। मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, अब यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ तो काम ही होगा तुम्हें रामू। बोलो। अरे काका, जैसा कि आपको पता है कि पिताजी की भी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने अभी ठेला खोलने का फैसला किया है। आप मुझे एक ठेले के लिए कुछ चक्के और लकड़ी के पट्टे दे दीजिए, मैं खुद से ठेला बना लूंगा। अरे बेटा रामू, यह दुकान तो तुम्हारी ही है। तुमने भी तो इतनी मेहनत की थी इस दुकान में। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चक्के और लकड़ी के पटरे चाहिए तुम ले जा सकते हो। अरे नहीं नहीं काका, मैं इन चक्कों और लकड़ी के पटरों का दाम दूंगा। बिना दाम लिए मैं किसी से नहीं लेता सामान। आपको तो पता है, वैसे भी पिताजी ने मुझे पैसे दिए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, अब अगर मैं तुमसे भी पैसे लूंगा तो कैसी बात होगी? जरा सोचो, एक काका अपने बेटे से पैसे ले, यह भी कोई बात हुई? अरे नहीं नहीं काका, यदि जो आप पैसे नहीं लोगे तो मैं भी अब सामान नहीं लूंगा। मेरे पिताजी ने पहले से मुझे पैसे दे दिए हैं ताकि मैं सभी जगह पैसे दे के लूं। अच्छा चल ठीक है, कुछ पैसे दे दियो, पर मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। कोई मदद चाहिए तो बता दे, मैं तेरी मदद कर दूंगा ठेला बनाने में। ठीक है ना? अरे नहीं नहीं काका, अपने ठेले को अपनी लगन और मेहनत से बनाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। आप मुझे लकड़ियां दे दो। जिसके बाद रामू अपनी पसंद की लकड़ी मजबूत सी उठाता है और सीधे अपने घर के ओर चला जाता है। चलते चलते रात हो जाता है। रामू घर पहुंचकर, हे भगवान, अब तो रात्रि हो गई। कोई बात नहीं, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। चक्के और बाकी चीजें तो पहले से बंधी हुई है, बस इसे आकार देने की बारी है। अभी मैं इसी वक्त आकार दे देता हूँ ताकि फिर बाद में देरी ना हो। कल सुबह फिर मैं बेचने के लिए भी चला जाऊंगा। रात्रि बीती और एक प्यारी सी चहचहाहट के साथ भोर हुई। इधर रामू की माँ रामू को अच्छी सी बिरयानी बनाना सिखा रही थी। अरे बेटा, अब समझ में आया तुझे। मसाले को अच्छे से फ्राई करके धीमी आंच में उसे सिझाना होता है।
हाँ माँ, मुझे अच्छे से समझ में आया कि किस प्रकार मसाले को अच्छे से भूंजना है और फिर उसे धीमी आंच में पकाना है। अब उम्मीद है कि कस्टमरों को पसंद आ जाए। बेटा, अगर तुमने अच्छे से बनाया तो कस्टमरों को ज़रूर पसंद आएगा। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, पता नहीं बड़े क्या कर रहा होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, चिंता क्यों करती हो? वह भैया हैं, वह कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है मेरे भैया हमेशा अच्छा करेंगे। तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि वह कितना ख्याल रखेगा। जिस प्रकार उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल वैसा ही था उसका बड़ा बेटा। वह दिन भर अपनी छोटी सी टोली के बीच पड़ा रहता और दोस्तों में आपस मजाक करते रहता। अरे सामू भैया, आपकी माता जी ने तो आपको पैसे बिजनेस के लिए दिए थे। ये तो बहुत सही बोल रहा है भैया। हाँ भैया, क्या यह सही रहेगा कि आप हर बार व्यापार के पैसे को इस प्रकार शराब, छुरी और बंदूक पे खर्च कर देते हो? आप देख भाई, मैं सारा का सारा पैसा थोड़ी ना खर्च करता हूँ। आधे पैसे का तो मैंने ठेला बनने को दे दिया, पूरे 10 सिक्के। बचे हुए 8 सिक्के इसको मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया है। ओहो भाई, आपके पास तो काफी दिमाग है। मुझे तो लगा आपने सारे पैसे का दारू ही पी गए। मुझे तो लगा आज तो पूरी पार्टी होगी। चलो अच्छा है, इस बार तो आपने अपनी माँ की बात को रख लिया, वरना हर बार तो आप शराब पी ही जाते हो। देख भाई, अपना तो सिंपल सा लाइफ का फंडा है। जितने भी पैसे मिले पहले उससे जिंदगी जीने का, बाद में जिंदगी वसूल करने के बारे में सोचने का। और एक मेरा छोटा भाई दिन भर काम 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 पड़ा रहता है, उसे मैंने लाख बार समझाया है, कभी तो तू भी 2 घूंट मार लिया कर, पर वो सुनता ही नहीं है। सही बोला भाई, मेरा भी छोटा भाई इसी प्रकार का है। मैंने तो उसे कहना ही छोड़ दिया है। खैर, हम तो पहले से ही बर्बाद हैं, लोगों को क्यों आबाद करें। आप शांतिपूर्वक पार्टी कर लो। किसका भाई क्या करता है नहीं करता है, ये सब जानने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, समझ में आया? और वैसे भी यह बंदूक तो मेरे बहुत काम का है, और ये छुरी भी बहुत काम का है भाई। लोगों को डराकर एक बार में माल सारा निकाल लेता हूँ। और तो और इस बंदूक से तो एक बार में लोग डर ही जाते हैं। साली की सारी मेहनत ही बच जाती है। क्यों ही बेकार में हम मेहनत करें। बस वही तो मैं माँ को बोलता हूँ, पर जो भी कहो भाई, हर बार पुलिस हमें पकड़ के लेके जाए यह अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा इस बार माँ के कहने पर दुकान खोल ही लूंगा, और सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। हाँ भाई, तू तो दुकान खोल ही ले। वैसे भी तेरे घर वाले हर बार इतना दबाव डालते हैं तुझ पर। और भाई की दुकान पे तो हमें रोज मुफ्त का खाने और पीने को तो मिल ही जाएगा। बहुत मजा आएगा। भाई की दुकान खुलेगी, हमें खाने को मिलेगा, और हमें क्या चाहिए। हाँ, पर एक बार बस दुकान चल जाए तो फिर अच्छा रहेगा, वरना माँ जिंदगी भर मुझे ताना देते रहेगी कि तू अपने छोटे भाई से भी कम है। लेकिन भाई, तेरे भाई का तो बिरयानी सच में बहुत अच्छा है। मैंने सुना कि तेरा भाई बहुत अच्छा बिरयानी बनाता है। इधर जहाँ वे बेतुकी बातों में समय गंवा रहे थे, रामू ने तो अपना दुकान खोल भी दिया था। लोग बड़े चाव से अब उसकी बिरयानी खा रहे होते हैं। उसके दुकान पे हमेशा भीड़ की तांता लगी रहती थी। अममिया रामू भैया, आपकी तो बिरयानी का जवाब ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट बिरयानी भी भला कोई बनाता है क्या? पूरे शहर छोड़े दूसरे शहर में भी आपके जैसा बिरयानी कोई नहीं बनाता। अरे ओ भैया रामू, मैं जानती हूँ कि आपके बहुत बिरयानी अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कस्टमरों के ऐसे खड़ी रखो। जल्दी से मेरी बिरयानी पैक करके दो। कब से खड़ी हूँ, आपको दिखाई नहीं देता? बताओ तो जरा।
मुझे कब से भूख लगी है। अरे हाँ हाँ दीदी, आपकी बिरयानी तो कब से तैयार है। बस आपकी बिरयानी ही पैक कर रहा हूँ। सबसे स्वादिष्ट बिरयानी जो आपको देनी है, इसीलिए बोलिए तो जरा। रामू भैया की तो यही अदा सभी कस्टमरों को भाती है। वह इतनी मीठे तरीके से सभी लोगों से बात करती है, चाहे कस्टमर कितना भी भड़क के उनसे बात क्यों ना करे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले हो भैया, मुझे भी बहुत पसंद है इनकी यहाँ की बिरयानी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस माँ का आशीर्वाद है। रामू की बिरयानी की पागलपन तो पूरे गांव में फैल चुकी थी। पिताजी पिताजी, आज तो आप मंडी जा ही रहे होंगे ना, बताइए ना बताइए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि आज बुधवार है, पर उधर नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ व्यापारी मंडल जाऊंगा और उधर से वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। पर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैंने तुम्हें सच सच बताया कि मैं सिर्फ व्यापारी मंडल जाऊंगा। पिताजी, पर आज मुझे रामू की हैदराबादी बिरयानी खानी है। मैं नहीं जानती कैसे, पर आप मुझे ला के दोगे। बस आप व्यापारी मंडल जाने के बाद उधर चले जाना, लेकिन चले जाओ। अच्छा बाबा अच्छा, तुम तो हैदराबादी बिरयानी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। इतना भी क्या अच्छा लगता है तुम्हें, बताओ तो जरा। पिताजी, उसका स्वाद ही इतना लजीज होता है कि मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती, सच में। पर देख लो बेटा, हर बार बिरयानी खाना अच्छी बात नहीं है। तुम कहो तो मैं अगली बार ले आऊंगा। इस बार मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे व्यापारी मंडल में काम है। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मुझे बिरयानी खानी है पिताजी, प्लीज। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब जाने भी दो मुझे। इस प्रकार था रामू के बिरयानी के प्रति पागलपन। लोगों को उसकी बिरयानी का स्वाद बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे कर 1 महीने बीत जाते हैं और अब सामू के दोस्त भी उससे पूछने लगते हैं। अरे भैया सामू, तुमने सुना? तुम्हारे छोटे भाई की बिरयानी तो पूरे गांव गांव में फेमस हो गई। भाई तुम कब लगा रहे हो दुकान? बताओ तो जरा। उसकी बिरयानी तो पूरे फेमस हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई की भी बिरयानी पूरे गांव के लोग स्वाद चख चख के खाएं, चख चख के खाएं। हाँ भाई, कल मेरी बहन भी तुम्हारे भाई के दुकान पर से बिरयानी लेके आई। कसम से बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है तुम्हारा भाई। तुमने कुछ सीखा भी या नहीं, या फिर ऐसे ही बिरयानी बनाना शुरू करोगे? अरे हाँ भाई, मैंने पूरे 2-2 सिक्के देकर शहर में बिरयानी बनाने सीखा है, और अब तो बिरयानी मैं बना ही लूँगा बहुत अच्छा सा। तुम लोग देखना और डेली मेरे यहाँ खाने को आना, ताकि उस रामू की दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। समझ में आया तुम लोगों को या नहीं? तुम्हारे भाई की दुकान बंद करवाना तो थोड़ा मुश्किल है भाई। सभी गांव वालों को उनका स्वाद लग गया है। हाँ भाई, बोले तो ये वीडियो बिल्कुल सही बोल रहा है। तेरे भाई के हाथों की स्वाद लग गई है सबको। ए छोटंकी, तूने मेरे पैसों के दारू पिए हैं या फिर उसके पैसों की? मैं समझ गया भाई, आप ही जीतोगे इस बार, देख लेना। सच में आपके पैसों का दारू पिया है। अब सामू एक चमचमाती हुई सुंदर सी बड़ी सी दुकान हैदराबादी बिरयानी के नाम से ले आती है, जो बहुत बड़ी होती है, जिसे देख उसके दोस्त पूछते हैं। क्यों रे छटंकी, देख अब है मेरी बराबरी में कोई? बोल तो जरा। मिनट नहीं लगेंगे, उसके सारे कस्टमर मेरे पास दौड़े दौड़े आएंगे। ये अरे वाह भाई, कसम से मजा आ गया तुम्हारे इस ठेले को देख कर के। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, चिकन सब कुछ है तेरे पास। अब तेरे भाई पास कोई नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ। अरे हाँ भैया जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है।
आपका दुकान तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो कितना जल्दी ही मेरी दुकान में भीड़ लग जाती है। तुम लोग जाओ अब। अब उसके दुकान की इतनी चमक धमक देख के सब रामू के दुकान की कस्टमर उसके दुकान पर आ जाते हैं, पर कस्टमर खाना खाकर बिल्कुल खुश नहीं होते और बोलते हैं उसे। अरे भाई, यह कैसा खाना बनाया है? छी, इतना गंदा बिरयानी आज तक मैंने नहीं खाया। लगता है सिर्फ तेल डाला है। बताओ तो जरा। देखो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ। तुम्हें क्या लगता है इतनी महंगी और चमक धमक दुकान में खोल करके तुम जैसे भिखारियों को खिलाने के लिए बैठा हूँ? बताओ तो जरा। उसने ऐसा बोला जिसके बाद वहाँ से सारे कस्टमर चले जाते हैं, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब तो मैं उस रामू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। आज ही रात सब कुछ जला दूंगा। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। अब रात्रि हो जाती है और उनके दोनों दोस्त रामू के ठेले को आग लगा देते हैं। सुबह तक तो रामू को सब कुछ पता चल जाता है। वह अपनी माँ के पास आता है। उसे उसकी माँ देख करके उससे पूछती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज दुकान पर क्यों नहीं गए? क्या हुआ? आज दुकान बंद रखनी है क्या, या फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं माँ, ना ही तो मुझे दुकान आज बंद रखनी थी और ना ही तो मेरी तबीयत खराब है। माँ, मेरी दुकान को जला दिया गया। माँ, मैं क्या करूँ? और फिर क्या, माँ तो माँ होती है। वह अपने बच्चों का किया गया एक बार में ही समझ जाती है। फिर उसकी माँ उससे बोलती है, मैं सब समझ गई। तू अपने बड़े भाई को अभी के अभी कॉल लगा और बोल कि जल्द से जल्द माँ के पास आ जाए, माँ का हुक्म है। फिर वे अपने भाई को कॉल लगाता है, जिसके पर उसका भाई बोलता है कि मैं आता हूँ। माँ बोलती है, आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आज क्या हुआ है, क्योंकि मुझे सब पता है कि कौन क्या कर सकता है। ऐसा बोलते ही थोड़े ही समय में उसका भाई वहाँ आता है, बिल्कुल निर्दोष और भोला भाला मासूम चेहरा बनाकर। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इस वक्त कैसे याद किया? मैं अपनी बिरयानी का ठेला लगाने जाने वाला था और आपने मुझे याद कर लिया। क्या हुआ? कोई काम तो है तो? मैं सब समझ गई हूँ कि रामू के ठेले में किसने आग लगवाया। बोल, किसने आग लगवाया? मैं तुझे जायदाद से बेदखल करती हूँ। तुम मेरा बच्चा नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं तुम्हें? तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। माँ, मैं समझ गया कि आपको सब पता चल गया है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें अपना ठेला रामू के साथ बांटना होगा। समझ में आया तुम्हें कि नहीं? वैसे भी रामू को अपना ठेला चाहिए और तुम्हें भी एक साथी की आवश्यकता है। जी माँ, मैं अपना ठेला रामू के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे जायदाद से बेदखल मत करिए। ये तो मेरा छोटा भाई है। तो फिर तय रहा, कल से दोनों भाई साथ में ठेले लगाओगे। समझ में आया? पर भैया, मेरी ऐसी क्या गलती कर दिए थी जो आपने मेरे ठेले में आग लगा दी? बताओ तो जरा।
मुझे माफ कर दो, मैं आखिर क्या करता। तुम्हारी हैदराबादी बिरयानी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी कि गांव में एक मक्खी भी मेरी दुकान से हैदराबादी बिरयानी नहीं खाना चाहता था। तो मैं क्या करता। और दोस्तों के बीच शर्त लगी थी कि तुमसे ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा। ज्यादा की होड़ में तुमने एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा दिया। बताओ तो जरा। माँ, आप ही तो कहती हो बीती ताही विचार दे, आगे की सुधि ले। तो कल से ही हम दोनों आपस में मिलकर ठेला लगाएंगे, दोनों भाई। हाँ, तुम्हारे हाथ की बिरयानी और मेरा ठेला दोनों ही पूरे गांव में धूम मचा देंगे। बड़ा मजा आएगा, सिर्फ हम दोनों अमीर होंगे। चलो अब चलते हैं। दोनों भाई साथ मिल कर के ही अभी जाकर ठेला लगाना। समझ में आया तुम दोनों को आपस में प्रेम बनाना। अब दोनों भाई की आपस में मनमुटाव सारा मिट जाता है और दोनों एक साथ हैदराबादी बिरयानी की ठेले लगाने लगते हैं। पूरे गांव में तो बस वही छा जाते हैं। हमेशा उनकी दुकान में कस्टमरों की तांता लगी रहती है।